दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी मोहल्ले का जिन। बात 5 साल पुरानी है। मोहल्ले में आज फिर हलचल थी। लोगों को बात करने के लिए एक मुद्दा मिल गया था। चौराहे की चाय की दुकान से लेकर नुक्कड़ की पान की दुकान तक हर शख्स सिद्दीकी साहब की बेटी सुंबुल का जिक्र कर रहा था। अरे भाई, जिन्नात बहुत तगड़ा वाला है, देखा कैसे चीख रही थी। दूसरा बोला, अरे भैया, हमको तो लग रहा है किसी ने कुछ किया कराया है। तीसरे ने कहा, अरे वो कहिए मूसा भाई हर बार संभाल लेते हैं, वरना क्या हो बेचारी का। सिद्दीकी साहब इलाके के मोतबर लोगों में से थे। कारोबारी थे, पुराने टायरों की रीसोलिंग करके उनको नया बना के बेचते थे। आमदनी अच्छी थी और घर खुशहाल भी था, लेकिन एक दिक्कत थी कि पिछले 7 महीनों से उनकी इकलौती बेटी सुंबुल को दौरे से पड़ते थे। लगता था कोई जिन जिन्नात का मामला है। जब दौरा पड़ता तो उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती थीं, आवाज भारी हो जाती थी। वो अपने बाल खोल के जमीन पे बैठ जाती और गोल गोल झूमते हुए कहती, देखते क्या हो, जिन हूं मैं। तुम इंसानों की हैसियत क्या कि मुझको आंख उठा के देखो। मैं नजर भर के देख लूं तो फना हो जाओ, चीख दूं तो ज़िबा हो जाओ, हटो मेरे रास्ते से। देखने में सुंबुल बहुत खूबसूरत थी। आंखें नीली, बाल लंबे, अरे मुस्कुराहट तो दिल फरेब थी। लेकिन जब जिन का साया आता था तो बहुत डरावनी लगती थी। जब भी उसको दौरा पड़ता था तो बुलाया जाता था मूसा भाई को। लंबे चौड़े कद वाले मूसा भाई की घनी मूछें थीं और शलवार कमीज पहनते थे। यूं तो उनकी जरदोजी में इस्तेमाल होने वाली जरी वगैरह की दुकान थी, लेकिन बताते थे कि कुछ वक्त उन्होंने कलकत्ता में बिताया है, जहां से उन्होंने जिन जिन्नात की काट करना सीखा है। अजीब बात यह थी कि जब भी सुंबुल पर जिन्न आते तो मूसा भाई को बुला लिया जाता। मूसा भाई आते, कुछ आयतें बुदबुदाते और 15 मिनट में सुंबुल ठीक। बेटा मूसा, तुम्हारा तो बहुत एहसान है हमारे ऊपर। अरे तुम न हो तो पता नहीं क्या हो हमारा। सिद्दीकी साहब मूसा भाई का शुक्रिया अदा करते तो वो उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते, अरे चचा, शर्मिंदा न किया कीजिए, घर की बात है। और वैसे भी एक हुनर हमको आता है तो इस्तेमाल करने में हर्जी क्या है। अच्छा बेटा, चाय पीते जाओ। सिद्दीकी साहब मुस्कुरा के कहते तो मूसा उनकी नजर बचाकर बावर्ची खाने में खड़ी सुंबुल को और सुंबुल उनको देखकर मुस्कुराते, जैसे एक दूसरे से कह रहे हों, मुबारक हो, प्लान कामयाब रहा। कहीं 2 आशिकों ने मिलने का ये नायाब बहाना तो नहीं ढूंढ लिया था। खैर, इधर सुंबुल के इलाज की वजह से मूसा भाई की इज्जत मोहल्ले में भी काफी बढ़ गई थी। हर कोई उनको झुक के सलाम करता था, हाँ, सिवाय एक शख्स के, और उसका नाम था अच्छन। ये अच्छन मोहल्ले में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था और सुंबुल को जी जान से चाहता था। एक तरफा इश्क में तप रहा था अच्छन। सिद्दीकी साहब समेत पूरा मोहल्ला भले सुंबुल पर जिन जिन्नात आने को सच माने, लेकिन अच्छन का तेज दिमाग यही कहता था कि हो न हो सुंबुल और मूसा के बीच कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। अच्छन की उम्र होगी कोई 35-36। पतला जिस्म और आंखें ऐसी फैली जैसे पैदा होते ही कोई अजीब चीज देख ली हो। सुंबुल अच्छन की दुकान से अक्सर लिपस्टिक, काजल वगैरह ले जाया करती थी। इन्हीं चंद मुलाकातों का नतीजा ये हुआ कि अच्छन को सुंबुल से गहरा वाला इश्क हो गया। उस शाम जब इशा की नमाज के बाद मोहल्ले के लोग चौराहों पर यहाँ वहाँ टिके चाय की चुस्कियों के साथ मूसा भाई की वाहवाही कर रहे थे तो अच्छन वहां से गुजरे। चाय सुड़कते हुए एक बोला, हमें 1 रुपया ना लिया मूसा भाई ने सिद्दीकी से, और आधे घंटे में लड़की को खड़ा कर दिया। टन से दूसरा बोला, अरे भैया, पैसा ले लेते तो जादू असर थोड़े करता, ये काम पैसे से नहीं। पत्ते बहुत डाल दी चाय में पाने। अच्छन के कानों में जब ये बात पड़ी तो सीने पर सांप लौटने लगे। याद आने लगा वो वक्त जब सुंबुल कॉलेज से लौटते वक्त उसकी दुकान पे आती थी और कहती थी, लिपस्टिक दिखाई जरा अच्छी वाली। अच्छन उस वक्त सारे कस्टमर्स को पीछे हटा देते थे। ए खाला, रुक जाओ ना, जरा देख रही हो कस्टमर है, ये दिखाओ वो दिखाओ कर रही हो, चलो हटो पीछे, नहीं है नेल पॉलिश। आइए आइए सुंबुल, आप आइए आइए आइए। खाला गुस्से में कहती, मनहूट मारे, हम कस्टमर नहीं है तुम्हारे,
अभी नकाब उठा के पान के साथ चबा जाएंगे तुमको, नहीं तो। सुम्बुल मुस्कुरा देती और ये सामान आधे रेट में बेच देते, ये कहते हुए कि अपनों से इतना ही लेता हूं। मूसा पर शक तो खैर उनको पहले से ही था, लेकिन एक रोज रही सही कसर उनके खास दोस्त त्रिपाठी ने पूरी कर दी। अरे वही त्रिपाठी जिसकी अच्छन की दुकान के सामने घड़ियां रिपेयर करने की दुकान थी। उनके नौकर छेदी ने एक बार मोहल्ले से दूर किसी इलाके में सुम्बुल और मूसा को साथ साथ चाउमीन खाते देख लिया। बात पहले त्रिपाठी तक और त्रिपाठी से अच्छन तक पहुंची तो उनकी रगों में दौड़ता हुआ लहू उबाला मारने लगा। त्रिपाठी, तुम्हारा ये एहसान ना हम कभी नहीं भूलेंगे। अब देखना मूसा का जिन्न हम कैसे उतारते हैं। अच्छन की आंखों के डोरे लाल हो गए थे। दिल टूटने वाले तमाम गाने बैकग्राउंड में सुनाई दे रहे थे। उन्होंने तय कर लिया कि शाम होते ही सिद्दीकी साहब के सामने जाके सब बता देंगे कि कैसे सुम्बुल और मूसा पूरे मोहल्ले को बेवकूफ बना रहे। ए पीछे हटो खाला, नहीं है आईलाइनर, बंद करो दुकान पे। अच्छन मियां ने उस शाम दुकान जल्दी बंद कर दी और पहुंच गए सिद्दीकी साहब से मिलने। चोट खाया आशिक अब इंतकाम लेने की तैयारी कर चुका था। सिद्दीकी साहब के घर के बाहरी कमरे में मेज के आमने सामने बैठे थे अच्छन और सिद्दीकी साहब। कमरे में गहरी खामोशी थी। अच्छन एक सांस में सारी बात सिद्दीकी साहब को बता चुका था। सिद्दीकी साहब माथे पे हाथ रखे सर झुकाए बैठे थे। अब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा चच्चा। अरे सुम्बुल को समझाइए और इस आदमी को दोबारा घुसने मत दीजिएगा घर में, इसने धोखा दिया आपको। मैं तो कहता हूं कि अभी चल के इस मूसा भाई को मार मार के भूसा भाई। रुको रुको रुको, सिद्दीकी साहब ने रुकने का इशारा किया और बोले, अच्छन मियाँ, अगर तुम्हारी बात सच है तो अफसोस तो मुझे बहुत होगा, लेकिन न जाने क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे भाई, सुम्बुल को और लोगों को भी दिखाया है, सभी ने कहा है कि कोई ऊपरी चक्कर है। देखा नहीं वो कैसे चिल्लाते हुए फारसी में बोलती है। फारसी तो हमारे पूरे खानदान में नहीं सीखी किसी ने। अरे सब नाटक नौटंकी है चच्चा, दोनों ने पूरी प्लानिंग के साथ। अच्छा सुनो, उन्होंने बात काटते हुए कहा, तुम मेरा एक काम करो, कैसे भी करके ये साबित कर दो कि मूसा को जिन विन काबू करना नहीं आता। बस मुझे इत्मीनान हो जाएगा, मैं खुद धक्के देके निकाल दूंगा, लेकिन ये बात साबित हो जाए। उस शाम की मुख्तसर मुलाकात ने अच्छन को जिंदगी का नया मकसद दे दिया था। अब मूसा और सुम्बुल की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अच्छन नए नए तरीके सोचने लगे। कई दिनों तक उधेड़बुन चली, दोस्त यारों से सलाहें ली, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन एक रोज पान चबाते हुए त्रिपाठी जी ने एक ऐसी तरकीब बता दी कि अच्छन खुशी से उछल पड़े। बोले, अमा तुमने पान न खाया होता ना त्रिपाठी तो तुम्हारा मुंह चूम लेते हम। अच्छन की खुशी का ठिकाना नहीं था। बमुश्किल 4 रोज गुजरे थे कि एक शाम मोहल्ले में खबर उड़ गई कि छेदी नाम के एक लड़के पर जिन्न आ गया है। अमा कौन है ये छेदी? पान की दुकान पे बैठे एक शख्स ने दूसरे से पूछा तो दूसरा बोला, अमा वो चौराहे पे घड़ी की दुकान नहीं है, अरे त्रिपाठी वॉच हाउस, उसी में काम करता है। त्रिपाठी वॉच हाउस का आलम देखने लायक था। बाहर भीड़ लगी थी। दुकान में तमाम घड़ियों के बीच दुबला पतला सा छेदी नेक्कर पे बनियान पहने दुकान के बीचों बीच बैठा गोल गोल घूमते हुए अपनी पतली सी आवाज में चीख रहा था, ए इंसान, तेरी औकात क्या है? मैं जिन्न हूँ। अरे चाहे तो कर दो फना, सोचो तो कर दो ज़िबा। पूरे मोहल्ले के लोगों के चेहरे पे डर था, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी। एक थे त्रिपाठी और दूसरे थे अच्छन। प्लान कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। अरे भाई, चच्चा हैं क्या घर पे? दरवाजे पे दस्तक देते हुए अच्छन ने सिद्दीकी साहब को आवाज दी तो दरवाजा सुम्बुल ने खोला। क्या काम है? 1000 फूलों की खुशबू अच्छन के चारों तरफ फैल गई। उनकी फैली हुई आंखें सिमट आईं। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। अच्छन बोले, अरे काम तो होता रहेगा, और इधर आप दुकान पे नहीं आती? नए शेड्स आए नेल पॉलिश के, देख जाइए किसी टाइम। उसने कहा, आऊंगी, अब्बा को भेजती हूँ, रुकिए। वो गई तो सिद्दीकी साहब हाजिर हुए। तुम फिर आ गए अच्छन, तुमको बोला है ना। अरे चच्चा, बात तो सुनिए, बहुत जरूरी काम से आए। इत्तेफाक की बात है कि मोहल्ले में एक और आदमी पे जिन्न का साया आ गया है। क्या बात कर रहे हो? किस पे?
अरे है एक, देखिए मौका अच्छा है, मूसा को बोलिए कि इस लड़के का जिन्न काबू करके दिखाए। कर दिया तो ठीक, वरना समझ रहे ना आप। सिद्दीकी साहब को लगा कि बात तो अच्छन ठीक कह रहा है, यही मौका था शक दूर करने का। उन्होंने फौरन मूसा की दुकान पे इत्तला भिजवाई कि वो त्रिपाठी वॉच हाउस पे आ जाए, और खुद भी अच्छन के साथ दुकान की तरफ चल दिए। दुकान पहुंचे तो वहां तमाशा जारी था। इंसान तेरी हस्ती क्या है, कहां से आया है तू, फना कर दूंगा, दूर हो जा, मैं आग से बना हूं तो मिट्टी का खिलौना है, 2 पल की हस्ती है तेरी, हट जा। छेदी महीन आवाज में डरावना लगने की कोशिश कर रहा था। हाफ पैंट बनियान पहने वो झूम रहा था। लो भाई लो, मूसा भाई आ गया, अरे अब तो काबू में आ जाएगा, अब तो काबू में आ जाएगा। तभी आवाज गूंजी। मूसा भाई ने छेदी को गौर से देखा तो घबराहट तो उनको भी होने लगी, क्योंकि उनको ही लगा था कि इस बार तो असली वाला जिन काबू करना पड़ेगा। अरे वो कहाँ जानते थे कि छेदी का जिन भी वैसा ही है जैसा सुम्बुल का जिन होता है। खैर मूसा भाई के माथे पे पसीना था। जाइए जाइए, काम शुरू कीजिए भाई, काम शुरू कीजिए। अच्छन की आवाज गूंजी तो सिद्दीकी साहब बोले, हाँ बेटा जाओ जाओ, कर दो काबू, कर दो। छेदी अब सर झुकाए बैठा था। मूसा कांपते हुए पैरों से आगे बढ़े। पहला कदम रखा ही था कि वो चिल्लाया, इंसान तेरी हस्ती क्या है, हट जा, मैं आग का हूं। दुकान के अंदर गहरा अंधेरा था, गहरी खामोशी थी अंदर, सिर्फ घड़ी की टिक 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 गूंज रही थी। शटर बाहर से बंद था और अंदर 2 लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। मूसा छेदी से घबरा रहे थे और छेदी मूसा से। दोनों की हालत एक दूसरे के सामने खराब हो रही थी। शटर गिरते ही छेदी ने नौटंकी बंद कर दी और मूसा एक किनारे जाके बैठ गए। दोनों मनी मन आयतें पढ़ रहे थे। माहौल बहुत अजीब था। दोनों हल्की सी आहट से कांप जा रहे थे। तभी दीवार पे लगी एक बड़ी सी घड़ी का पेंडुलम हिला और टन की आवाज गूंजी। दोनों हड़बड़ा गए। छेदी मूसा की हड़बड़ाहट से घबरा गया और मूसा उसकी हरकत से। वो बेतहाशा शटर पीटने लगे। बाहर खड़े लोगों ने शटर उठाया। इंसान तेरी औकात क्या है, हस्ती क्या है तेरी, आग का बना हूं मैं, तू मिट्टी का फना हो जाएगा, फना। छेदी ने शटर उठते ही एक्टिंग फिर शुरू कर दी। मूसा ने अपनी हड़बड़ाहट संभाली और सधे हुए अंदाज में बाहर आए और बोले, भाई देखिए इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। ये जिन जो है ना, ये अफगानिस्तान का है, उसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसको अब यहीं बंद रहने दीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आ जाएगा काबू में, आ जाएगा। चलिए भीड़ हटाइए, यहाँ से भीड़ हटाइए। मूसा ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। छेदी शटर गिरने पे तो खामोश हो जाता था, लेकिन सबके सामने आते ही फिर शुरू। मूसा भाई को लगने लगा था कि अब उनका राज खुल ही जाएगा। अच्छन के चेहरे की खुशी तो जा ही नहीं रही थी। शाम गिरने लगी थी। लोग अगले दिन के तमाशे की उम्मीद में अपने अपने घर लौट गए। उस रात मूसा को नींद नहीं आई। मन बेचैन था कि अब करें तो क्या करें। अपनी परेशानी बताने के लिए सुम्बुल को कॉल लगाया और दोनों काफी देर तक सोचते रहे कि अब किया क्या जा सकता है। तो तुम्हारा मतलब है कि जैसे ही शटर खुलता था वो चीखने लगता था और बंद होने पे ठीक हो जाता था? उसने पूछा तो मूसा ने कहा, हाँ, बंद होने के बाद तो वो खुद घबराया रहता था। अंदर तो डर लगता होगा ना। ये शटर गिराने का आइडिया किसका था? सुम्बुल ने पूछा तो ये बोले, अच्छन का। अच्छन का नाम सुनते ही सुम्बुल को याद आया कि वो सुबह उसके अब्बू को बुलाने आया था। उसका दिमाग चलने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अच्छन ने ही। फिर सुम्बुल ने जो बात मूसा से कही वो सुन के मूसा के चेहरे पे हैरानी भी थी और खुशी भी। भाई सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको कैसे जगाया जाए? काम मुश्किल था, लेकिन मूसा भाई भी कम नहीं थे। उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया। अगली सुबह वो दुकान पे पहुंचे तो त्रिपाठी से बोले, भाइयों इलाज मिल गया है। दुकान के अंदर बैठा छेदी नौटंकी करते करते उनको सुनने लगा। ये अफगानिस्तान का अल हलाका जिन है, इसको आयतों से नहीं ठूसों से ठीक किया जाता है। ठूसों से? भीड़ में से कोई बोला। मूसा भाई ने मुट्ठी बंद करके उंगलियों के बीच से अंगूठा निकालते हुए कहा, जी ये होता है ठूसा।
यही ठूसा छेदी की पीठ पे 2 सुबह और 3 शाम मारने होंगे। 1 हफ्ते का कोर्स है, दुरुस्त हो जाएगा। भीड़ को तो भाई बस तमाशा चाहिए था। अरे भाई लड़का ठीक हो जाएगा, बस मारिए ठूसा मारिए। छेदी घबरा गया। वो थक गया था, लेकिन पैसों के लालच में अभी भी बोले जा रहा था, इंसान तू मिट्टी का है, मैं आग का फना कर दूंगा, फना। मूसा भाई ने ठूसा मारा और धम से छेदी की पीठ पे दिया। वो बेचारा टेढ़ा हो गया। तेरी हस्ती ही क्या है इंसान, जला के राख कर दूंगा। मूसा भाई ने दूसरा जड़ा और छेदी की आवाज लड़खड़ाने लगी। बस हो गया, अब शाम को अगली खुराक दी जाएगी। शटर गिराओ भाई, शटर गिराओ, मूसा भाई ने कहा और दुकान बंद कर दी गई। छेदी के इलाज का तरीका बिल्कुल नायाब था, इसलिए लोग दूर दूर से देखने आ रहे थे। शाम हुई तो भीड़ फिर जमा हो गई। अच्छन और त्रिपाठी भी वहीं थे। जैसे ही शटर खुला, छेदी बाहर आया और पूरे होशो हवास में बोला, अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, भीड़ क्यों जमा है भाई, भीड़ क्यों जमा है? 2 पल की खामोशी के बाद एक आवाज गूंजी, अरे छेदी ठीक हो गया। पान भरे मुंह लिए त्रिपाठी और अच्छन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। सिद्दीकी साहब ने कहा, त्रिपाठी जी मुबारक हो, एक ही खुराक में काम हो गया। त्रिपाठी जी ने मुंह चलाते हुए छेदी को घूरा। अरे छेदी तो सोच रहा था कि भैया जान है तो जहान है, नौकरी और मिल जाएगी। हाँ। सिद्दीकी साहब ने अच्छन को कोने में बुला के कहा, देख लिया, हो गई तसल्ली, कितना नेक लड़का है मूसा, फालतू शक कर रहे थे। दोस्तों, इस वाकये को 5 साल गुजर चुके हैं। मूसा अब सिद्दीकी साहब के दामाद हैं और अब उन्होंने फुल टाइम बाबागिरी शुरू कर दी है। आपने भी उनके स्टिकर बसों में देखे होंगे। अरे वही जिन पे लिखा होता है ना, नौकरी में रुकावट, प्रेम विवाह, सौतन से छुटकारा या विदेश यात्रा में अड़चन, कुछ भी समस्या हो 11 घंटे में समाधान पाए, मिले या लिखे मियां मूसा कलकत्ता वाले। तो विज्ञापन को पढ़ के कभी जाइएगा मत, क्योंकि हकीकत तो आप जानते ही है ना। बस इतनी सी थी ये कहानी।